हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड के बारे में बच्चे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट में एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड को लेंगे, जिसमें Ka और pKa वैल्यू को देखेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम लोग -I, +I, -M और +M को लेके आपको बताऊंगा, जिसमें डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड का एसिडिक ऑर्डर को हम लोग देखेंगे। तो चलो बच्चे, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है क्या बच्चा? एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। देखो, कार्बोक्जिलिक एसिड जो है ना, ये फेयरली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि कार्बोक्जिलिक एसिड इज फेयरली स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है? फेयरली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने का रीज़न है कि कार्बोक्जिलिक एसिड जो होता है ना, रेजोनेंस शो करता है, इसका कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो कार्बोक्जिलिक एसिड का जो कार्बोक्जिलेट आयन होता है वही स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताता है। एसिडिक ऑर्डर जो बताएगा वो कार्बोक्जिलेट आयन बताता है। ठीक है बच्चे, अब देखो कार्बोक्जिलिक एसिड क्या होता है, रेजोनेंस शो करता है। तो कार्बोक्जिलिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड कार्बोक्जिलिक एसिड having polar OH group, so it can ionize to give कार्बोक्जिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन। और हम लोग जानते हैं जो एसिड जितना H+ आयन को रिलीज करेगा उतना क्या होगा, एसिडिटी होगा उसका। अब जैसे देखो कार्बोक्जिलिक एसिड RCOOH, कार्बोक्जिलिक एसिड, इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चे, वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। वाटर में ज्यों ही इसको डिजॉल्व करेंगे तो फॉर्म करेगा RCOO- प्लस H3O+। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर H3O+ को हम लोग बच्चे बोलते हैं इसका कंसंट्रेशन, और H+ का कंसंट्रेशन देखो बच्चा बराबर होता है। दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चे, बराबर होता है, इक्वल होता है। H3O+ को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन है ये, और ये है हाइड्रोजन आयन है। तो दोनों का कंसंट्रेशन बच्चे क्या होता है, सिमिलर होता है। और एक बात समझो, एसिडिटी जो होता है कार्बोक्जिलिक एसिड का वो डिपेंड करता है कार्बोक्जिलेट आयन। तो कार्बोक्जिलेट आयन में क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो शो करता है, कार्बोक्जिलिक एसिड भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। लेकिन कार्बोक्जिलिक एसिड में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेपरेशन होता है, और कार्बोक्जिलेट आयन में क्या होता है, मूवमेंट होता है नेगेटिव चार्ज का। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होता है मोर स्टेबलाइज्ड होता है, किसका, कार्बोक्जिलेट आयन का। इसीलिए कार्बोक्जिलेट आयन जो होता है ना, मोर स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्जिलिक एसिड। इसको सेट कर लो माइंड में कि कार्बोक्जिलिक एसिड में क्या होता है, रेजोनेंस तो उसका भी पॉसिबल होता है, कार्बोक्जिलेट आयन का भी रेजोनेंस पॉसिबल होता है। लेकिन कार्बोक्जिलेट आयन में क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होता है ना वो आइडेंटिकल होता है। लेकिन कार्बोक्जिलिक एसिड में क्या होता है, सेपरेशन होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का। तो कार्बोक्जिलिक एसिड डीस्टेबलाइज्ड होता है और कार्बोक्जिलेट आयन स्टेबलाइज्ड होता है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। इसीलिए कार्बोक्जिलेट आयन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर एसिडिक कैरेक्टर होता है कार्बोक्जिलेट आयन का। और कार्बोक्जिलिक एसिड का एसिडिक ऑर्डर डिपेंड करता है कार्बोक्जिलेट आयन पर, इसीलिए टर्न ब्लू लिटमस टू रेड होता है। ठीक है बच्चे, इसको राइट डाउन कर लो।
चलो अब देखो हम रेजोनेंस बताते हैं कार्बोक्जिलेट आयन का। तो कार्बोक्जिलेट आयन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होता है ना आइडेंटिकल होता है। देखो देखो कार्बोक्जिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखो यदि इसका हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएं बच्चे, देखो क्या करो, इस लोन पेयर को यहाँ पर लो और इसको क्या करो इधर ट्रांसफ़र कर दो पाई इलेक्ट्रॉन को। तो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चे, यहाँ पर देखो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। इसीलिए ये स्टेबल नहीं है ये, क्योंकि इसका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। जब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगा तो मोर स्टेबल होगा और मोर एसिडिक होगा। अब देखो हम लोग कार्बोक्जिलेट आयन को देखते हैं। तो कार्बोक्जिलेट आयन जो होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, यही है कार्बोक्जिलेट आयन बच्चे। अब देखो कार्बोक्जिलेट आयन में क्या होगा, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पर और ये ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पर, तो देखो मेरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ। देखो ये दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, देखो आइडेंटिकल है। जब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होता है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। और हम लोग इसको बना सकते हैं इस तरह से, आर सी ओ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या है इसका आइडेंटिकल है ना, इसका देखो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या है आइडेंटिकल है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड एंड कार्बोक्जिलेट और कार्बोक्जिलेट आयन बोथ शो रेजोनेंस, but carboxylate ion is stabilized, so its acidic order is maximum. Because its contributing structure is identical. इसीलिए क्या है, कार्बोक्जिलेट आयन क्या है, मोर स्टेबल है और इट विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड हो जाएगा। एकदम दिमाग में सेट कर लो, जब चार्ज का सेपरेशन होता है तो लेस स्टेबल होता है। जब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, और एक बात समझने वाली बात है, यहाँ पर देखो ये लेस स्टेबल है, लेस एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर देखो, या इस स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं ये नॉन इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो है ना, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ये इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। जब इक्विवेलेंट होगा तो वो मोर स्टेबल होगा। और ये क्या है, स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज्ड होता है। जब स्टेबलाइज्ड होगा तो एसिडिक क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोर स्टेबलाइज्ड है तो एसिडिक ज़्यादा होगा। और ये देखो, ये डी स्टेबलाइज्ड है, जब डी स्टेबलाइज्ड होगा तो एसिडिक ऑर्डर बच्चा क्या होगा, कम होगा। दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। उसमें देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पर है। जब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पर होगा तो डी स्टेबलाइज हो जाता है उस केस में, क्योंकि वो नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। जब
निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर ही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबलाइज्ड होता है। और जब मोर स्टेबलाइज्ड होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा बच्चे। इसको राइट डाउन कर लो। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो कुछ केमिकल रिएक्शन है जो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को बताता है, ठीक है। देखो क्या, देखो सम केमिकल रिएक्शन टू शो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, टू शो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चे, ठीक है। तो देखो कुछ रिएक्शन है, जैसे पहला रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करो, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करा दो, बनाएगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस का बच्चे इवोल्यूशन होगा। दूसरा रिएक्शन है अल्कली के साथ कराओ रिएक्शन, फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर करेगा। फिर क्या करो, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दो, इफॉर्वेसेंट रिएक्शन इसमें होता है, सॉल्ट भी बनेगा, CO2 भी बनेगा, H2O भी बनेगा। और अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो तो फॉर्म करेगा सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट बनेगा। फिर उसको क्या करो, स्ट्रांगली हीट कर दो, एमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। ये इसका कुछ रिएक्शन है। फिर इसका मेजरमेंट हम लोग देखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट से। तो चलो इसका कुछ रिएक्शन जो है फर्स्ट नंबर में हम लोग ले लेते हैं, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। अब देखो बच्चे, एक्टिव मेटल कहा जाता है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप में जितना मेटल है सारा एक्टिव मेटल होता है। ऑल मेटल प्रेजेंट इन फर्स्ट ए ग्रुप इन एस ब्लॉक इज नोन एज एक्टिव मेटल। अल्कली मेटल उसको बच्चे बोलते हैं। और उसको यदि हम लोग रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो फॉर्म करेगा सॉल्ट और इवोल्यूशन होगा किसका, हाइड्रोजन गैस का। तो ये एसिडिक नेचर को शो करता है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एक्टिव मेटल सोडियम के साथ करा दो रिएक्शन, फॉर्म करेगा RCOONA प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स H2 गैस का एवोल्यूशन होगा। बैलेंसिंग वगैरह पर उतना ध्यान नहीं देना, तुम लोग अपना देख लेना इसको। जैसे देखो CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस Na के साथ रिएक्शन करा दो, फॉर्म करेगा CH3COONA प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस का एवोल्यूशन हो गया। देखो ये क्या है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ये सॉल्ट किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चे है। सेकेंड नंबर में देखो रिएक्शन विथ अल्कली बच्चे। देखो अल्कली हम लोग जानते हैं वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज अल्कली, और हम लोग जानते हैं बच्चे फर्स्ट ए ग्रुप का जितना भी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है वो पानी में घुलता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम, सीजियम, ये जितना हाइड्रोक्साइड ये सब पानी में घुलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, अल्कली। और इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्म करेगा क्या, सॉल्ट बनेगा और H2O बनेगा। जैसे देखो रिएक्शन विथ अल्कली, अब इसको हम लोग RCOOH प्लस NaOH क्या है बच्चे, अल्कली है, इसको रिएक्शन कराओ, फॉर्म करेगा RCOONA प्लस H2O निकल जाएगा बच्चे। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर में आता है ये सब रिएक्शन। और देखो CH3COOH प्लस NaOH बच्चा फॉर्म करेगा CH3COONA प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा बच्चे। चलो इसको लिख लो, राइट डाउन करो।
चलो इसको इरेज कर रहा हूँ। 9 नंबर हो गया। अब देखो थर्ड पॉइंट में लेते हैं रिएक्शन विथ। सेकेंड नंबर में अब हम लेते हैं बच्चे, सेकेंड नंबर में लेता हूँ रिएक्शन विथ। थर्ड नंबर में देखो बच्चा क्या है, रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ, रिएक्शन विथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट में ले लो Na2CO3 और बाइकार्बोनेट में ले लो NaHCO3। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा और CO2 और H2O बनेगा। जैसे देखो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस Na2CO3, इसको रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्म करेगा बच्चे क्या, 2RCOONA प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। और देखो यदि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चे तो फॉर्म करता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। ये 3 रिएक्शन हो गया। चौथा नंबर में देखो बच्चे एक और रिएक्शन है, फोर्थ नंबर में रिएक्शन विथ अमोनिया। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो फोर्थ नंबर में देखो रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया बच्चे NH3, रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट जो बनेगा अमोनियम सॉल्ट बनेगा, उसको हीट कर दो, एमाइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस NH3 फॉर्म करेगा बच्चे क्या, RCOONH4, ये प्लस और माइनस अमोनियम सॉल्ट है, इसको स्ट्रांगली हीट करो, फॉर्म करेगा एमाइड RCOONH2 प्लस H2O निकल जाएगा बच्चे, एमाइड का फॉर्मेशन करेगा। ये समझ में आ गया, ये एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है। चलो ये है एमाइड, एमाइड और इसका आईपैक नेम है अल्केनामाइड, अल्केनामाइड। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है मेजरमेंट ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। मेजरमेंट ऑफ, अब जो आप हेडिंग आएगा वो है मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ, मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बच्चे फर्स्ट नंबर में जो है ना वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो फर्स्ट नंबर में जो है ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो Ka होता है। अब देखो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो बच्चे फॉर्म करता है कार्बोक्सिलेट आयन प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम लगाते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज़ करते हैं। K इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2O। और बच्चे देखो हम लोग जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O का प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू लगभग 55.55 मोल पर लीटर होता है प्यारे बच्चों।
तो हम लोग क्या करते हैं, के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट ही होता है बच्चे, RCOO माइनस इंटू H3O प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम लोग बच्चे जानते हैं के इक्विलिब्रियम इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O बच्चे कांस्टेंट होता है, इक्वल्स टू RCOO माइनस इंटू H3O प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ RCOOH। तो हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम इनटू, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक अनदर कांस्टेंट आएगा जिस कांस्टेंट को हम लोग बच्चे Ka बोलता हूँ, RCOO माइनस इंटू H3O प्लस डिवाइडेड बाय RCOOH। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चे, रिलेशन यहाँ पर Ka जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो हम लोग कह सकते हैं Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, H3O प्लस का कंसंट्रेशन है। यदि Ka का वैल्यू बड़ा होगा तो क्या होगा, H प्लस का वैल्यू भी क्या होगा, बड़ा होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चे। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा मीन्स एसिडिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एसिडिटी क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम होगा। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, अब एक है pKa। pKa अब हम लोग लेते हैं सेकेंड नंबर में pKa। अब जो है मेरा वो है क्या है, pKa। इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, या इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्यारे बच्चे बोलता हूँ इसको पोटेंशियल ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द negative logarithm of base 10 of dissociation constant। तो हम लोग बच्चे इसको लिख सकता हूँ pKa इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 Ka, ये मेरा फार्मूला हो गया। और एक बात समझो, क्या समझने वाली बात है, यदि Ka का वैल्यू ज़्यादा हो और pKa का वैल्यू कम हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा बच्चा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स क्या, एसिडिटी मैक्सिमम होगा, एसिडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि Ka का वैल्यू कम हो और pK का वैल्यू ज़्यादा हो तो वीक एसिड होगा प्यारे बच्चों, वीक एसिड होगा मीन्स एसिडिटी कम होगा। इसका एसिडिटी क्या होगा बच्चे, कम होगा। चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो क्या है, pKa का वैल्यू जो होगा, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे मिनरल एसिड है, देखो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो pKa का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, फॉर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इस केस में
pKa का वैल्यू जो है वो लाइज करता है 1 to 5, ठीक है। और वीक एसिड फॉर वीक एसिड यदि होगा pKa का वैल्यू लाइज करेगा 5 to 15, और फॉर एक्सट्रीमली वीक एसिड यदि होगा, इस केस में pKa का वैल्यू ग्रेटर देन 15 होगा बच्चे। चलो इसको राइट डाउन कर लो। देखो कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द carboxylic acid is the weak acid with respect to mineral acid। देखो मैं तुमको क्या करता हूं, एक ऑर्डर लिख देता हूं, ठीक है। इन जनरल एसिडिक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। देखो सबसे कम एसिटिलीन का होता है बच्चे, देखो क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन एटम है ये अल्काइन। उसके बाद एलिफेटिक अल्कोहल होता है बच्चे, उसके बाद वाटर होता है, उसके बाद फिनॉल होता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और सबसे ज़्यादा हेलोजन एसिड होता है HX। हेलोजन एसिड या मिनरल एसिड बोलो, HX हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड HX को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन एसिड बोलते हैं। हेलोजन एसिड HX हेलोजन एसिड ले, या इसको हम लोग HX लिए हैं लेकिन इसको मिनरल एसिड लो। ये मिनरल एसिड का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसमें मिनरल एसिड में आता है आपको क्या क्या, मिनरल एसिड इसमें आता है H2SO4, HNO3 और बच्चे HCl आता है। और एक बात सेट कर लो दिमाग में, हम आपको बताए हैं कि Ka का वैल्यू जितना कम होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। Ka का वैल्यू ज़्यादा और pKa का वैल्यू कम होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। pKa का वैल्यू यदि ज़्यादा होगा तो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा बच्चा, कम होगा। तो कम होगा तो इसको लिखो, एक ऑर्डर है और मैं बताता हूँ आपको। चलो, और इसका सेकेंड पार्ट में कुछ पार्ट है जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स कंपाउंड के बारे में, एसिडिक नेचर को देखेंगे, जिसमें ऑर्थो इफेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। देखो एसिडिक ऑर्डर इन जनरल हमें एक और लिखता है, जैसे देखो बच्चे फिनॉल के बाद होता है देखो बेंजोइक एसिड, नहीं एसिटिक एसिड। उसके बाद बच्चे होता है बेंजोइक एसिड, उसके बाद होता है बेंजोइक एसिड, और इससे ज़्यादा होता है फॉर्मिक एसिड। अभी सिर्फ इसको pKa के वैल्यू से आप इसको समझ लो, समझ रहे बच्चों। मैं इसको अच्छे से सेकेंड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, -I ग्रुप, +I ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, -M इफेक्ट, +M इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, उस सब के बारे में मैं बताऊंगा, सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। अभी इस जो ऑर्डर मैं लिखा हूँ इसको pKa के वैल्यू से लिखा हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो pKa का वैल्यू फिनॉल का 10 होता है और एसिटिक एसिड का 4.76, इसका 4.20 और फॉर्मिक एसिड का शायद 3.75 होता है, 3.75 होता है। अब देखो मैं आपको बताया कि
मैं आपको बताया था के ए का वैल्यू ज़्यादा और पी के ए का वैल्यू कम, एसिडिटी ज़्यादा होता है। अब आप इसको पी के ए के वैल्यू से समझ लो। इसको बोलता हूँ बच्चे फिनॉल, और ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और ये है बच्चे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब ये ऑर्डर देखो हम लोग पी के ए के वैल्यू से देखे हैं। ठीक है, पी के ए के वैल्यू से, पी के ए का वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो फर्स्ट लेक्चर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग फिनिश कर लिए। सेकेंड लेक्चर जो हम लोग एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही मिलूँगा, उसमें हम लोग बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में देखेंगे। और उसमें एक इफेक्ट आएगा, ऑर्थो इफेक्ट आता है, और दूसरा SIR इफेक्ट आता है, एस्टेरिक हिंड्रेंस रेजोनेंस आता है। ऑर्थो इफेक्ट जनरली हम लोग जानते हैं बच्चे बेंजोइक एसिड और एनिलीन में ऑपरेट होता है, और SIR इफेक्ट भी बेंजोइक एसिड में ऑपरेट होता है। और एक होता है SIP इफेक्ट जो एनिलीन में ऑपरेट होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेंजीनोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स के एसिडिक नेचर के बारे में देखेंगे, और ऑर्थो इफेक्ट के बारे में उसमें कुछ पढ़ेंगे। ऑर्थो इफेक्ट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, और सेकेंड टर्म हम लोगों का एग्जाम भी आने वाला है, उसके लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है बच्चे, इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, बाय, टेक केयर।